लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या लेमार्क ने किस तरह से कोशिश की मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को सबसे पहले समझने में। और दो चीजें मैंने आपसे कहा था कि दो इंपॉर्टेंट टेनेट हैं, एक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स और दूसरा हमने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। हमें ये दो टेनेट्स हैं लेमार्क के, दोबारा मैंने आपको याद करा दिया। तो एक्वायर्ड ट्रेट वो है जो लाइफ टाइम में मिला है, बनाया गया है, लेकिन बर्थ से जिसको मॉडिफाई कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंजेनाइटल ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट में अंतर समझ में आ गया होगा। लेमार्क ये कह रहे हैं कि अगर आप एक्सेसिव यूज करेंगे तो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डेवलप ज्यादा हो जाएगा, और अगर किसी ऑर्गन को नई नीड के हिसाब से डिसयूज में डालेंगे तो वो रिग्रेस कर जाएगा। बर्थ के टाइम से इनका कैरेक्टर लाइफ टाइम में चेंज हो गया। दिस बिकम्स एन एक्वायर्ड ट्रेट एंड व्हाट ही सेज इज दैट दिस एक्वायर्ड ट्रेट विल बी पास्ड ऑन टू दी प्रोजेनी, और अगली जनरेशन में जो पैदा होंगे वो इस मॉडिफाइड ट्रेट को लेकर के पैदा होंगे। दिस इज व्हाट लेमार्क इज सेइंग। लेकिन देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि वी नो दैट नाउ दैट दिस इज नॉट करेक्ट एंड वी विल सी हाउ कैन वी क्रिटिसाइज लेमार्क्स थ्योरी। किस तरह से हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगेन, बीइंग अ साइंटिस्ट, द क्रिटिसिज्म शुड हैव सम सॉलिड बेसिस। तो देखिए, अगर आप लेमार्क को क्रिटिसाइज करेंगे तो इस पर करेंगे या इस पर करेंगे। तो अगर आप इस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हमने ये कहा कि अ पर्सन गोज टू जिम एंड डज द एक्सरसाइजेज एंड डेवलप्स द मसल। सो ऐसा है, आपने मसल को यूज किया और वो क्या हो गया, से फॉर एग्जांपल डेवलप हो गया। लेकिन हम तो इसके भी काउंटर में आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हार्ट भी मसल है, और अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो दैट मीन्स ओल्डर पीपल शुड नॉट हैव हार्ट फेलियर, नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं तो मेरी आई साइट इतनी होनी चाहिए कि मुझे एक की दो चीजें दिखनी चाहिए, अगला पेज भी दिख जाना चाहिए इसी पेज को पढ़ते हुए। पर ऐसा तो नहीं होता। आई साइट क्या हो सकती है, पुअर हो सकती है। बहुत सारी चीजें आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आप जानते हैं तो ज्यादातर वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको बहुत ज्यादा लेमार्क को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे कि अगर उनका आज कोई फंक्शन नहीं है तो साइज भी उतना डेवलप नहीं होता जितना कि आपके एंसेस्टर में था, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें यहां पर आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें मैंने अक्सर बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हुए देखा है। इट्स अ पासिंग थिंग। आप ये समझिए, वी आर गोइंग टुवर्ड्स डार्विन, और हम ये देख रहे हैं लेमार्क ने सबसे पहले कोशिश की। वी आर ट्राइंग टू गिव क्रेडिट, वी नो दिस इज रॉन्ग, और हमने बस एक थोड़ा सा यहां पर एक रुक करके रिफ्लेक्ट करना है कि एक्चुअली लेमार्क ने क्या कहा और हम क्या कह रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। हमने ये कहा कि इस वाले टेनेट पर हम पूरी तरह से लेमार्क को रिडिक्यूल नहीं कर सकते, पूरी तरह से उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में भी हो सकते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हम लेमार्क को एब्सोल्युटली वी विल रिजेक्ट लेमार्किज्म ऑन और लेमार्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी पास ऑन नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में। ये वो टेनेट है जिस पर हम लेमार्क को बिल्कुल गलत साबित करेंगे। हम ये मानते हैं कि कोई भी एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिट नहीं होगा। This is a very, very important point to understand again that where I am criticizing Lamarck. एक तो ये बात समझिए। देखिए, बहुत आसानी सी बात है। Somebody is born with a fair color, is exposed to sunlight, develops a darker complexion, reproduces, and the alleles that will be going to the progeny would be of the fairer color, fairer complexion. It will not be like that कि वो जो है, वो उसकी जो है ना alleles क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। आप जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम प्री मेंडल एरा की बात कर रहे हैं। आप इस चीज को करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखिए कि इस टाइम जब आप बात कर रहे हैं तो मेंडल ने जो लॉज दिए वो लोगों को पता नहीं थे। आपको पता है, आप ये जानते हैं कि मतलब ये साइंटिस्ट क्यों गलत है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पायनियरिंग वर्क दैट दीज पीपल डिड नॉट नो। दे डिड नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, दो अ लॉट ऑफ थिंकिंग वाज डन दैट हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड, लॉट ऑफ थ्योरीज वर being considered, how the traits are transmitted across the generations, no doubt about it, but nothing was absolutely sure. And that is the credit to these great scientists. अब आप देखिए, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ऑगस्ट वीजमान।
ऑगस्ट वीजमान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया। पहले तो आपको ऑगस्ट वीजमान का एक्सपेरिमेंट आपको पता है, तो देखिए ऑगस्ट वीजमान ने करीब 68 माइस के टेल को काटना शुरू किया अक्रॉस 5 जनरेशंस। तो 5 जनरेशंस तक जो माइस थे जो भी पैदा हुए 68 माइस उन्होंने लिए, उनकी टेल को काटना शुरू कर दिया। इसका मतलब दीज माइस वर बॉर्न विद टेल। आपने टेल काट दी, टेल लेसनेस बिकम्स एन एक्वायर्ड ट्रेट, और ऐसा आप काफी जनरेशन तक करते चले गए। और ऑगस्ट वीजमान ने, इफ आई एम करेक्ट, करीब 901 प्रोजेनी को उन्होंने चेक किया, और उन्होंने क्या देखा कि किसी भी प्रोजेनी में बड़े ध्यान से सुनिए, ना तो टेल लेसनेस दिखाई दी, सो लेट अस राइट इट डाउन, ना तो टेल लेसनेस दिखाई दी, और ना टेल की जो लेंथ है वो नॉर्मल वेरिएशन से जरूरत से ज्यादा कम हुई। सो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इतनी जनरेशंस कम है, हो सकता है कुछ और जनरेशन में टेल गायब हो जाए, अभी टेल छोटी तो होनी शुरू होती। सो ना तो टेल लेसनेस दिखाई दी, ना टेल की लेंथ नॉर्मल वेरिएशन से कम हुई। देखिए आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स की हाइट देखिए, सो देयर इज अ नॉर्मल वेरिएशन। सो कोई आप जानते हैं 4 फुट से 6 फुट के बीच में, 6.5 फुट के बीच में आदमी होते हैं ज्यादातर, तो ये नॉर्मल वेरिएशन हो गई 4 साढ़े 4 फुट से लेकर के लेटस से 7 फुट के बीच में। आपको ज्यादातर लोग जो है 5 फुट, ज्यादातर जो ह्यूमन मेल्स हैं 5 फुट 3-4 इंच से लेके 5 फुट 8-9 इंच के बीच में मिलेंगे, और जैसे जैसे आप थोड़ा दूर जाते जाएंगे उनका नंबर कम होता जाएगा। आपने 7 फुट के बहुत कम लोग देखे होंगे, लेकिन एक नॉर्मल वेरिएशन है। सो इसके अंदर जो वेरिएशन अगर इसके अंदर भी नहीं दिखाई दी, तब हम कहेंगे कि ये एक्वायर्ड ट्रेट क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। और यहां पर किसी भी प्रोजेनी में ऐसा भी नहीं हुआ कि टेल नहीं था, ये छोड़ दीजिए, ये भी नहीं हुआ कि नॉर्मल वेरिएशन से टेल की लेंथ क्या हुई, कम हुई। इसका मतलब सारे प्रोजेनी जो एक नॉर्मल लेंथ की वेरिएशन वाली टेल है उसको लेकर के पैदा हुए। सो ऑगस्ट वीजमान को पता था कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे। So it's not a very, very good experiment. He knew, he was aware about the limitations of his own experiment, but his one point agenda was just to disprove the acquired trait inheritance. और उन्होंने ये कहा कि भैया ये ऐसा नहीं होता। And now like a scientist something else must be told. अब आपको ये बताना पड़ेगा कि फिर कैसा होता है। So August Weismann gave what is called as the germplasm theory. So August Weismann ने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी, एंड नाउ दिस विल टेल यू द ग्रेटनेस ऑफ दिस पर्सन। उन्होंने ये कहा द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको आप 2 चीजों में डिवाइड कीजिए, एक तो सोमैटिक सेल्स, लेट अस कॉल इट एज सोमैटोप्लाज्म, और दूसरा जर्मलाइन सेल्स जिसे आप कहेंगे जर्मप्लाज्म। यहां के सेल्स ये गैमेट्स बनाते हैं, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं सोमैटोप्लाज्म। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चेंज जर्मप्लाज्म में आएगा वो ही इनहेरिट होगा। सो जर्मप्लाज्म में जो चेंज आएगा वो ही आगे इनहेरिट होगा। सोमैटोप्लाज्म में कोई चेंज आता है तो वो इनहेरिट नहीं होगा। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को दोबारा, कि हम ये कह रहे हैं कि जर्मप्लाज्म में कोई चेंज आ गया दैट विल बी इनहेरिटेड। आप जानते हैं कि जर्मप्लाज्म में गैमेट बनेंगे, गैमेट की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट के डिवीजन से सोमैटिक सेल बॉडी बनती है। सो जर्मप्लाज्म के जो सेल्स हैं गैमेट्स, वो फर्टिलाइज हुए और फिर वो डिवाइड करके सोमैटिक सेल बनाते हैं, बहुत सारे सोमैटिक सेल बनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जर्मप्लाज्म में चेंज होगा तो ये फिर आगे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अगर जर्मप्लाज्म में कोई चेंज नहीं था और उसके बाद में सोमैटिक सेल बॉडी बन गई, तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म सोमैटिक सेल जो भी लर्न करेंगे, कहने का मतलब है उसमें जो भी चेंजेस आएंगे दैट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द जर्मप्लाज्म, वो जर्मप्लाज्म पे नहीं जाएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। और इसको हम वीजमान बैरियर कहते हैं, इसको हम वीजमान बैरियर कहते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज वीजमान बैरियर। सो इसका मतलब यहां पर चेंज आया तो वो इसमें दिखेगा, लेकिन अगर इसमें चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज आया है, तो वो यहां पर ट्रांसमिट नहीं होगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि somebody who is born with a normal liver and actually starts consuming lot of alcohol and the liver becomes cirrhotic. So this is a change in the somatic structure. This is the change in the somatic trait in the living organism. It does not happen that the progeny will be born with a cirrhotic liver. This is what he was saying.
एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ यू कैन रिलेट टू मेंडल. अब आप इसको मेंडल से रिलेट कर सकते हैं और आप देखिए कि हाउ अहेड ऑफ टाइम वाज ऑगस्ट वीजमान. ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स और द मोस्ट क्रेडिबल थिंकर्स ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी आफ्टर डार्विन. ही इज समटाइम्स गिवन सेकंड इंपॉर्टेंस इन प्रोपेगेटिंग द आइडिया ऑफ द इवोल्यूशन और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ऑगस्ट वीजमान ने इस लेमार्क की थ्योरी को क्या किया, डिस्क्रेडिट किया. ऐसा कभी नहीं होता कि एक बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द इंडियन वुमन आर गेटिंग देयर ईयर्स पियर्स्ड. तो वो कान में छेद कराती हैं. आप जानते हैं ये कान में कुछ चीज़ें पहनने के लिए, तो वो कान में आप जानते हैं ईयर पियर्सिंग कराई जाती है. क्या कहते हैं उसको, कुंडल कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, आप समझ गए होंगे. ईयर रिंग्स कह दीजिए, सॉरी अब शब्द सही आया. सो कान में छेद करा के ईयर रिंग्स पहनती हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. This becomes an acquired trait. So a complete earlobe is the congenital trait, and the pierced earlobe will become an acquired trait. लेकिन इतने सालों से इतने बच्चे पैदा होने के बाद भी कोई बच्चा छिदे छिदाए कान से पैदा नहीं होता. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और बात आपको बता देता हूं. देखिए इंटेलिजेंस जो है, वो इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेलिजेंस एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, एंड पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट. अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चेंज आती है इंटेलिजेंस में किसी आदमी की मेहनत से, तो वो अपने प्रोजेनी को उसको पास नहीं कर पाएगा. वो तो आपको खुद करना पड़ेगा. तो आपके पेरेंट्स जितने इंटेलिजेंट थे, अनफॉर्चुनेटली बस एक गड़बड़ ये हो गई कि वो आप में अपनी इंटेलिजेंस को ट्रांसमिट नहीं कर पाए. एक बेसिक लेवल की जरूर आई होगी, लेकिन अब तो इसको आपको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद ही इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी मेहनत से. सो आपने कई बार आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं कि जिसमें फादर जो से फॉर एग्जांपल नोबेल लॉरिएट था, बच्चा भी नोबेल लॉरिएट था. बहुत कम मिलेंगे आपको. मैंने कई जगह ऐसे लोग देखे हैं, बड़े पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं. सो दिस कैन हैपन. ये चीज़ तो खुद डेवलप करनी पड़ती है. सो एक अजीब सी मजाक के तौर पर मैंने आपसे एक बात करी. मुझे लगता है कि मैं अपना पॉइंट आपके दिमाग में ड्राइव करने में काफ़ी कामयाब हुआ हूँगा. ये याद रखिएगा कि अगर चेंज जर्म प्लाज्म में आएगा तभी आगे इनहेरिट होगा. अब आपने लेमार्क को डिस्क्रेडिट कर दिया. पहले भी मैंने आपसे कहा था, क्या उसको कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे? द आंसर इज यस. हम लेमार्क को जरूर क्रेडिट देना चाहेंगे. एक तो इसी बात के लिए कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एंड मोर ओवर ही कुड अंडरस्टैंड दैट द सेंट्रल रोल विल बी प्लेड बाय द एनवायरनमेंट, एंड द चेंज इन एनवायरनमेंट विल एक्चुअली ड्राइव द इवोल्यूशन. कई बच्चे मेरे से ये पूछ सकते हैं, कई बारी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इतने साल से इवोल्यूशन लग रहा है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस, नेचुरल सिलेक्शन आर ऑपरेटिंग ऑन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, हैव वी गॉट द परफेक्टली अडेप्टेड एनिमल? इतने साल से देखिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स से नेचुरल सिलेक्शन लग रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हो रहा है. क्या हमें कोई परफेक्टली अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म मिल गया है? क्या ह्यूमन बींग्स में इवोल्यूशन होनी बंद हो गई अगर आप इन्हें पिनैकल ऑफ इवोल्यूशन कह रहे हैं तो? मान लीजिए कि अगर आप एंथ्रोपोजेनिक बायस लगाते हैं. देखिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक टाइगर है, वो डियर को खाता है, और जब आप टाइगर को शिकार करते देखते हैं डियर का, तो आपको बहुत बुरा लगता है. सो हमेशा यह देखा जाता है कि हिस्ट्री किसने लिखी है उसके हिसाब से पता लगता है कि सच है कि गलत है. अगर ये चीज आप डियर के हिसाब से लिखेंगे तो बहुत गलत लगेगा, लॉयन, और अगर आप टाइगर के हिसाब से देखें तो ये उतनी गलत नहीं लगेगी. सो मेरा मतलब ये है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब मुझे एक बात बताइए कि हम जब इवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो जनरल बायोलॉजी का स्टूडेंट हर बारी ये सोच लेता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द अल्टीमेट ऑर्गेनिजम्स. आई टेंड टू एग्री एज वेल. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है जो कि हमारे में सबसे अच्छी हैं. हमारे में सूंघने की शक्ति सबसे अच्छी नहीं है, हमारी देखने की आई साइट सबसे अच्छी नहीं है, हम सबसे तेज दौड़ते नहीं हैं, हम सबसे तेज तैर नहीं सकते, हम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, हम एक छोटे से कुत्ते से नहीं लड़ सकते, वो हमें दौड़ा लेता है अगर वो अपनी पर आ जाए तो. मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है.
लेकिन हाँ, एक हमारे पास जिसका हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया वो है सेरिब्रम, जो बहुत बड़ा हो गया है, जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए नीट एंट्रेंस एग्जाम में। और ये एक इतनी ज़्यादा मूवमेंट थंब की। और तीसरी अगर आप मेरे से बात कहेंगे, अपराइट पोस्चर और बाइनोक्यूलर स्टीरियोस्कोपिक विजन, ये कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बींग्स बनाती हैं। और उसमें जो पहली चीज़ है, याद रखिएगा, मैंने सेरिब्रम कहा है और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए हमें जिंदगी में। वी शुड नॉट थिंक अबाउट द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द मिड ब्रेन, बट वी हैव a very well developed cerebrum. There must be logic about it. और जब आप लॉजिक से काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम कहां से कहां चले गए? सो हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स भी परफेक्टली अडेप्टेड नहीं है, इनमें भी अभी इवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है। और बड़ी सिंपल सी बात है कि एनवायरमेंट अभी भी स्टेबल नहीं है, इट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली चेंज्ड। और इवोल्यूशन के बारे में एक ब्यूटी ये है कि इट इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। आई कैन नॉट से व्हाट विल बी द चेंज टुमारो एंड हु विल सर्वाइव। And that makes evolution very very interesting. It is not a determinist process. ऐसा नहीं है आपने x में y डाला तो z बन गया, आपको पता है कि ये determinist process है। यहां पर आपको कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता कल एनवायरनमेंट में कौन सा चेंज आएगा, आपको नहीं पता कौन सा ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस करेगा। यू डू नॉट नो। करंटली the population is under corona pandemic. You can understand what is happening here. Who will survive, who will not survive? This is a big issue. People are dying because of it. So you cannot say that every human being is an epitome of evolution, because the driving force, the environment is not yet stable. There are changes, inevitable changes that will keep on happening, and we do not know what is going to happen, and that makes the study of evolution a very interesting one. Thank you. When we come back, we will talk about the great Charles Darwin. Thank you so much.